Hello everyone, today I am going to explain class 6 chapter 1 from civics book in Hindi before you, and the title of the chapter is understanding diversity. तो चलिए सबसे पहले हम डाइवर्सिटी को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मैं आपको पूछूं कि फ्रूट्स के नाम बताओ, आप काफ़ी सारे नाम बता दोगे। आप केला बता दोगे, संतरा बता दोगे, आप आम बता देंगे, आप अमरूद बता देंगे। तो ये सभी फ्रूट जो हैं अलग अलग तरह के हैं, तो ये फ्रूट्स की वैरायटी है, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में जो वैरायटी वर्ड है, वैरायटी के लिए इन्होंने डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया है वैरायटी की जगह पे। ओके, तो इस चैप्टर में ये बताया गया कि इंडिया के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं। वो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर है उनके, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया की एक ब्यूटी है और वो हमारे जीवन में काफ़ी जो है सुंदरता को ऐड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, तो आप काफ़ी तरह के लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग इलाकों से हैं, उनके अपने खुद के कल्चर हैं एक दूसरे से अलग। तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं ये वैरायटी है, इसी वैरायटी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और जो है ये डाइवर्सिटी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। और इंडिया के अंदर ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से इंडिया जो है एक बहुत अच्छी जगह है जो यहाँ पे लोगों के लिए इसको एक इंटरेस्टिंग जगह बना देती है। तो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के होते हुए भी इंडिया के अंदर कितनी यूनिटी है और इस यूनिटी को हमने कैसे बना के रखा है। अगर मैं 4 बच्चों को बोलूं कि आप जो है एक अपना अलग अलग पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, एक चित्र बनाओ, तो सब जो है अपना चित्र बनाएंगे अलग अलग तरीके से। ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा, चारों का अलग अलग होगा पोर्ट्रेट। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है ड्राइंग करने का, उस स्टाइल के हिसाब से वो जो है पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमारा ये स्टाइल अलग है, हम एक दूसरे से, हमारी लैंग्वेज भी अलग होती है, हमारा कल्चर अलग होता है, हमारा इलाका रीजन अलग होता है, हमारा रिलीजन अलग होता है, कलर भी अलग हो सकता है। कल्चर में बेसिकली कल्चर क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो हमारी लैंग्वेज और जो रिलीजन और रीजन और जो फेस्टिवल्स वगैरह सब मिला के जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है उसको हम कल्चर बोलते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप जब घर से बाहर जाते हो तो कौन से कपड़े पहन के बाहर जाना पसंद करते हो, कौन सी लैंग्वेज आप घर पे रहते हुए बोलना पसंद करते हो, कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, किस प्रकार की बुक्स पढ़ना आपको पसंद है, तो अगर जब आप इसके आंसर दोगे तो क्या ये सारे आंसर सेम होंगे? बिल्कुल नहीं, ये आंसर जो हैं अलग अलग होंगे। हो सकता है कुछ आंसर मैच भी करते हो, क्योंकि किसी की पसंद एक आधे की मिल भी सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल की जो है चॉइस अलग ही होती है, तो इसलिए अलग ही आंसर मिलेंगे। फिर इस चैप्टर में आपके आगे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो फ्रेंडशिप हम कर सकते हैं। मेनली जो है फ्रेंडशिप ज़्यादातर आप प्रेफर करते हो कि जिससे भी आप फ्रेंडशिप करो वो हमारे जैसा ही हो। जैसे आपकी क्लास में अचानक से कोई बिल्कुल ब्लैक जो है साउथ अफ्रीकन टाइप बच्चा आ जाए तो ज़्यादातर आप उससे दूर ही रहना पसंद करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। पर इसमें बताया गया है कि किस तरीके से 2 अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। ये स्टोरी बताती है। ये 2 लड़के हैं, एक समीर 1 है, दूसरा का नाम समीर 2 है। जो समीर 2 है वो एक छोटा सा लड़का है, कट फटे कपड़े पहनता है और न्यूज़पेपर बेचता है। वो जनपद क्रॉसिंग नाम की जगह पे, जहाँ पे रेड लाइट जलती है, व्हीकल्स रुकते हैं, वहाँ पे ये न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। तो ये जो समीर 1 है वहाँ पे से स्कूल में जाता है और रेड लाइट पे ये भी रुक जाता है। तो एक दिन ये रुक के वहाँ पे उस न्यूज़पेपर बेचने वाले को बोलता है मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दे दो। तो वो जो समीर 2 है वो हैरान हो जाता है कि ये हिंदी न्यूज़पेपर ले रहा है, तो उसको बोलता है कि आपको हिंदी आती है? तो समीर 1 उसको कहता है कि हाँ हिंदी मुझे आती है, मैं स्कूल में हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता हूँ। तो जो
फिर जो न्यूज़पेपर बेचने वाला समीर है वो उसको कहता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब इससे पहले कि ये स्टूडेंट जो है इसको रिप्लाई कर पाता, जो रेड लाइट थी वो ग्रीन हो गई और इसको स्कूल जाना था, नहीं तो लेट हो जाता, ये आगे बढ़ गया। पर धीरे धीरे इसी तरीके से वो डेली इस रेड लाइट पे मिलते थे और एक दूसरे के साथ बात करते थे, और उन्हीं बातों बातों में इन दोनों को पता चला कि हमारा दोनों का नाम ही समीर है। तो उस दिन के बाद जो है ये जो स्कूल गोइंग लड़का था ये समीर एक हो गया, और वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला समीर था उसका समीर दो इन्होंने नाम रख दिया। तो फिर वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का वो इसको बताता है कि मैं जब से बिल्कुल छोटा सा था तब से मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ। मेरी मम्मी जो है वो मेरठ में रहती है। और फिर एक दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी किया और वो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इसमें समीर एक कहता कि जब मैं साइकिल पे आ रहा था तब भी मेरे को उसके, जब मैंने हैंडशेक किया था तो उसकी जो गरमाई है हाथ की वो मुझे फील हुई थी। इसका मतलब वो एक दूसरे के क्लोज अब आने लग गए थे। एक दिन की बात है कि जब रेड लाइट पे ये समीर एक पहुंचा, उसने देखा कि समीर दो जो है उदास है, और फिर उससे कारण पूछता है जो स्टूडेंट है वो। तो ये समीर इसको बताता है, न्यूज़पेपर बेचने वाला समीर, कि मेरी मम्मी मेरठ में रहती है यूपी के अंदर, और वहाँ पे हम मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे दंगे हो गए हैं, राइट्स हो गए हैं। राइट्स का मतलब होता है दंगे, जैसे कई बार हिंदू मुस्लिम दे स्टार्ट फाइटिंग, तो इस ऐसी प्रोसेस को दंगे बोलते हैं जिसमें वो एक दूसरे को मार काट भी देते हैं। तो ये बड़ा चिंतित है। फिर अगले दिन जब समीर एक वहाँ पे गया जनपद क्रॉसिंग पे, उसको समीर दो वहाँ पे नहीं दिखा और उसके बाद उसे वो कभी भी वहाँ पे नहीं दिखा। तो ये समीर एक कहता कि मुझे नहीं पता मेरा वो दोस्त कहाँ चला गया। अब इनकी स्टोरी यहाँ पे बताने का क्या मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपके हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, नो डाउट कि हम अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, पर फिर भी हम मिलजुल के रहते हैं और हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या जो समीर एक और समीर दो थे उनकी जो डाइवर्सिटी थी उसने इनको दोस्त बनने से रोका? नहीं रोका। अब इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं अगर हम डिफरेंस देखने लग जाएं। लैंग्वेज का डिफरेंस है, समीर एक जो है इंग्लिश बोल लेता है, समीर दो सिर्फ हिंदी बोल सकता है। रिलीजन, समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है। कल्चर तो फिर डिफरेंट होगा ही, डिफरेंट लैंग्वेज है और डिफरेंट रिलीजन है। तो एजुकेशन का भी डिफरेंस है, एक पढ़ा लिखा है स्कूल जाता है, दूसरा अनपढ़ है। एक वेल्थ का भी डिफरेंस है कि एक बिल्कुल गरीब है और दूसरा अच्छे घर से बिलोंग करता है, स्कूल में जाता है, उसके मम्मी पापा के पास स्कूल फी देने के लिए भी पैसे हैं। ये जो लास्ट वाला डिफरेंस है अमीरी गरीबी का, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी आती कैसे है सोसाइटी के अंदर, कि भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबको दो हाथ दिए हैं, सबको पैर दिए हैं, शरीर दिया है, तो कुछ लोग गरीब क्यों हैं और कुछ अमीर क्यों हैं? तो इसका रीज़न यहाँ पे दे रखा कि कुछ लोगों के पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, इस वजह से वो गरीब रह जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम होता था, कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें कास्ट को बदल नहीं सकते ऐसा माना जाता है, इरिवर्सिबल है ये, कि इसको आप बदलेंगे नहीं। अगर आप एक पोटर के घर में आपने जन्म लिया है तो आप सिर्फ पोटर ही बनोगे, मतलब आप मटके ही बनाओगे ज़िंदगी में, आप कुछ और नहीं कर सकते। आपने कोबलर के घर पे जन्म लिया है, आप जूते ही बनाओगे, आपका बेटा भी फिर जूते ही बनाएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो जो लोग कुछ आर्मी में चले जाते हैं, कुछ व्यापारी हैं, उनकी तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, वो अमीर हो गए। पर ये जो लोग सिर्फ ऐसे ही कामों की तरफ ये फिक्स कर दिए कास्ट सिस्टम की वजह से, तो इस वजह से कुछ लोग गरीब हो गए और कुछ अमीर हो गए। इनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, इनको अवसर नहीं मिल पाए आगे बढ़ने के, इस वजह से ये समाज के अंदर इनइक्वालिटी आई। आगे जो है क्वेश्चन ये उठता है कि जो इतनी डाइवर्सिटी है ये हमारे जीवन में क्या फ़र्क लेके आती है, क्या ऐड करती है, हमें क्या देती है? वेरी सिंपल इसका आंसर, कि अगर डाइवर्सिटी ना होती, सपोज एक ही टाइप के आपको दाल चपाती खाने को मिल रही है, क्या आप हमेशा दाल चपाती खा के इतने खुश रह पाते? नहीं, आपकी ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन जाती। अगर आपको पहनने के लिए सिर्फ एक ही टाइप की ड्रेस होती, एक ही कलर के कपड़े होते, सारे सपोज ब्लैक कलर के कपड़े होते, क्या आप इंजॉय कर पाते? नहीं, आप तरसते रहते, लाइफ बोर हो जाता।
तो इस तरीके से डाइवर्सिटी की वजह से ही इतनी सारी वैरायटीज़ हैं और हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। अलग अलग फूड हम एंजॉय कर पाते हैं, अलग तरह के कपड़े एंजॉय करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस एट्सेट्रा। और तरह तरह की जो आपने डिफरेंट स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं वो भी हम डाइवर्सिटी की वजह से ही इंजॉय कर पाते हैं। कुछ स्टोरी बुक्स में भूतों की कहानियाँ होती हैं, कुछ में परियों की होती हैं, कुछ में किसानों की, कुछ में सोल्जर्स की। तो इनके जो राइटर्स हैं, ये जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी हैं, उनको ये आइडियाज़ कहाँ से मिले इतनी कहानियाँ लिखने के? ये सब इनको मिले डाइवर्सिटी से। इन्होंने तरह तरह की चीज़ें देखी, जी, और फिर उन्होंने जो है कहानियों में लिखी। कुछ लोग जो एनिमल्स के पास रहते हैं, उनको नज़दीक से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एनिमल्स के बारे में कहानियाँ लिख देते हैं। कुछ जैसे महलों में रहते हैं, उन्होंने राजा रानियों को देखा, उनके प्यार को देखा, सम्मान को देखा, तो वो अपनी कहानियाँ लिख देते हैं राजाओं की, महलों की। कुछ जो है अपने स्कूल डेज को याद कर करके जो है अपने स्कूल के बारे में ही स्टोरीज़ लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें तरह तरह की स्टोरीज़ पढ़ने को मिलती हैं और वो सब इस वैरायटी की वजह से ही हम देख पाते हैं। अब सपोज करो, मान लो कि जो राइटर्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे रहे होते और एक ही कलर के उन्होंने कपड़े पहने होते और उनके पास मान लो एक ही एनिमल है, जैसे मान लो उनके पास एक बिल्ली को उन्होंने देखा, दूसरे किसी एनिमल को नहीं देखा, और एक ही उन्होंने गेम खेला है, सिर्फ स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी वाला उन्होंने गेम खेला है, तो आपको क्या लगता है वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख पाते? नहीं। उनकी हर कहानी में बस यही बात मिलती, इस कलर के कपड़े पहन रखे थे, एक बिल्ली थी और सांप सीढ़ी खेलते थे और हम ऐसे यहाँ पे रहते थे। तो वो बोरिंग सी कहानियाँ ही लिखते थे। जो इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिख पाते हैं राइटर्स, वो उन्होंने इतनी डाइवर्सिटी को देखा, तरह तरह की चीज़ों को देखा, इस वजह से वो ये कहानियाँ लिख पाते हैं। इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल किसी से छुपी नहीं है। तरह तरह के हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी एट्सेट्रा। अलग अलग रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। फेस्टिवल्स की तो गिनती ही नहीं कर सकते, हज़ारों मिल जाएंगे। तो इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होते हुए अगर आप देखोगे इसको बिल्कुल ध्यान से, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं, पर हम करते बस उनको अलग अलग तरीक़ों से हैं। जैसे हर धर्म में प्रेयर करते हैं हम, कोई हाथ जोड़ के कर लेता है, कोई माथा टेक के करता है, कोई कैंडल जला के कर लेता है, कोई दिया जला के कर लेता है। हर धर्म के लोग शादी करते हैं, कोई आग के चारों तरफ चक्कर काट के शादी कर ली, किसी ने कबूल है बोल के ही शादी कर ली, कबूल है बोला, शादी हो गई। किसी ने चर्च में जाके प्रीस्ट के सामने खड़े होके एक्सेप्ट कर लिया, शादी हो गई। तो मतलब चीज़ें सभी करते हैं, वो उनको सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ड्रेस पहनने का देखो, सभी लोग ड्रेस पहनते हैं, कोई लंबे कुर्ते पहन लेता है, कोई छोटे कुर्ते पहन लेता है, कोई धोती कुर्ता पहन लेता है, कोई सिर पे टोपी पहन लेता है। मतलब ड्रेस सभी पहनते हैं, पर पहनने के तरीके अलग अलग हैं। ग्रीट करते हैं सबको, जैसे ग्रीट करने का मतलब है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को जो राम राम और जो सलाम बोलते हैं उसको ग्रीट करना बोलते हैं। जैसे किसी ने मुस्लिम्स बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, हिंदू बोलेंगे नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और सिख बोलेंगे सत श्री अकाल। मतलब सभी लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, पर अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। मतलब ग्रीट करना कॉमन चीज़ है, पर उसको अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने किया। राइस बहुत सारे लोग खाते हैं, कोई बिरयानी बना के खाता है, कोई खिचड़ी बना के खाता है, और कोई जो है पुलाव बना के खा लेता है। मतलब सेम चीज़ को आप अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हो। ये इंडिया की डाइवर्सिटी की सुंदरता है। आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि जब एंशियंट टाइम्स में एक जगह पे इंसान हम पैदा हुए, एक तरह की चीज़ें कर रहे थे, फिर इतनी सारी अलग अलग चीज़ें ये कहाँ से आ गई? इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई? इतनी वैरायटी कैसे आई? पुराने ज़मानों में लोग जो है एक जगह पे टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे पैदल। आजकल लोग जो है कार वगैरह में घूमते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, या तो ट्रेड के पर्पज़ से, या फ्लड जैसे बाढ़ आ गई उससे बचने के लिए। फैमाइन आ गया, फैमाइन होता है अकाल, अकाल से बचने के लिए जब खाने पीने को कुछ नहीं बचता। ड्रोट से बचने के लिए, ड्रोट होता है सूखा, कि पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, सूखा पड़ गया, उससे बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। भोजन की तलाश में भी चले जाते थे और वहाँ जाके वो सेटल हो जाते थे, और वहाँ के जो नए नए स्टाइल थे उसको वो अडॉप्ट कर लेते थे
और फिर जो है वो काफ़ी वैरायटी का जो लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट हो जाता था। कुछ नए अडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन कुछ जो चीज़ें पुरानी वो शुरू से करते आ रहे हैं वो उसको भी करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से फिर एक नया ही मिक्सचर जो है वहाँ पे कल्चर्स का बन जाता था। और इस तरीके से काफ़ी वैरायटी जो है हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। किसी भी जगह की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से हिस्ट्री ने वहाँ के कल्चर को और वहाँ का जो जीवन है उसको प्रभावित किया। जैसे कहीं पे हिस्ट्री में पढ़ोगे वहाँ पे अंग्रेज आए, वहाँ पे मुस्लिम्स आए, वहाँ पे जूस आए, तो उस तरीके का कल्चर भी वहाँ पे मिलता है। तो हिस्ट्री जो है किसी भी जगह के कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग वहाँ रहने वाले जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप थे हरियाणा के, चले गए आप बिल्कुल हिमाचल में, वहाँ पे बिल्कुल ठंडा इलाका है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से ढल जाओगे, मोटे कपड़े पहनने लग जाओगे, खेती बाड़ी का वो स्टाइल करोगे। तो इस तरीके से जब आप सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हो तो तब भी जो है वैरायटी आती है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हो तो आपका जीवन अलग तरीके का होता है, माउंटेनस पहाड़ों वाले एरिया में आपका अलग होता है। सिटीज़ में अगर आप रहते तो आपका जीवन अलग मिलेगा, विलेजेस में अलग मिलेगा। जैसे विलेजेस में अगर आप रह रहे हो तो आप सुबह सुबह उठ के कहाँ जाओगे? खेतों में जाओगे। अगर सिटीज़ में रह रहे हो सुबह सुबह उठ के कहाँ जाते हो? मेनली ड्यूटी पे जाते हैं लोग। विलेजेस में रह रहे तो आप कौन से साधन यूज़ करोगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? मेनली या तो आपके पास जो है बुलक कार्ट होगा या तो आपके पास ट्रैक्टर होगा। शहरों में अगर रहते तो आपके पास क्या होगा? या तो स्कूटी होगी या तो कार होगी। तो इस तरीके से अलग अलग जहाँ कहीं पे भी आप रहते हो उसके हिसाब से ही आपका जीवन और लाइफस्टाइल होता है। We can understand how historical and geographical factors influence the diversity of a region. अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हैं किसी भी एरिया के अंदर डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, तो उसको जानने के लिए हम लद्दाख और केरला का यहाँ पे कंपैरिजन करके देखेंगे। लद्दाख जो है नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है और ये डेजर्ट है। डेजर्ट भी 2-3 तरह के होते हैं, यहाँ पे इमेजिन मत कर लेना कि रेत ही रेत है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और जो सैंड वाले डेजर्ट होते हैं, ड्राई डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स, उनमें रेत ही रेत होता है, जैसे आपने राजस्थान में देखा है। तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होती, बारिश भी बिल्कुल नाम मात्र की होती है और ये थ्रू आउट ईयर ये स्नो से कवर्ड रहता है यहाँ का इलाका। बिल्कुल कम पेड़ हैं यहाँ पे और समर में जब ये बर्फ़ जब पिघल जाती है तो इसको ये पानी के रूप में यूज़ करते हैं। सर्दियों में बेचारे बर्फ़ को उबाल के पानी बनाते होंगे और उसको यूज़ करते होंगे। यहाँ पे भेड़ें और बकरियाँ हैं, इनकी जो पश्मीना वूल है बकरियों की वो बहुत कीमती होती है और ये ट्रेडर्स को उसको बेच देते हैं व्यापारियों को। और जो पश्मीना शॉल्स हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं, ये मेनली कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ से ये ऊन जो है कश्मीर के व्यापारियों को ये बेच देते होंगे। यहाँ के लोग जो हैं दूध पीते हैं, मीट खाते हैं, चीज़ और बटर भी यूज़ करते हैं ये लोग। हर फैमिली के पास जो है गोट है, बकरियां हैं और काऊ हैं और ये भी जो है ये जंगली ये भी एक टाइप का एनिमल है। जबकि ये डेजर्ट है लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे व्यापारी आकर्षित होकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पासेज हैं जो तिब्बत की तरफ रास्ता दिखाते हैं, तिब्बत की तरफ जाते हैं। पास होता है, पास इज़ अ रूट थ्रू माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता बनता है उसको पास बोलते हैं। तो लद्दाख में काफ़ी पासेज हैं जो तिब्बत की ओर आपके लिए रास्ता बनाते हैं। पुराने ज़मानों में यहाँ से कारवांस भर भर के जो है कपड़े, स्पाइसेस और कच्चा सिल्क और कारपेट्स यहाँ से ले जाते थे, लद्दाख से होते हुए तिब्बत में जाते थे और तिब्बत से आगे भी वो जा सकते हैं। कारवां होते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ, जैसे बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, सामान लाद के और एक लाइन में जब चल रहे हैं उसको बोलते हैं कारवां। बुद्धिज़्म यहाँ पे आया तिब्बत के अंदर लद्दाख से ही होते हुए और यहाँ पे जो लद्दाख के इसी वजह से लद्दाख को जो है
लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। और लद्दाख के अंदर 400 ईयर्स अगो यहाँ पे इस्लाम आया, और इसी वजह से आज अगर लद्दाख में आप देखोगे तो मुस्लिम लोग भी आपको रहते हुए मिलेंगे। और यहाँ लद्दाख के अंदर काफ़ी अच्छा इनका ट्रेडिशन है कि ये बिल्कुल बोल बोल के ऊंची आवाज़ में गाने और पोएम्स वगैरह गाते हैं। यहाँ का तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, उसका नाम है केसर सागा, वो भी यहाँ के लोग बड़े प्यार से गाते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो बुद्धिस्ट हों। अब एपिक क्या होता है? आपने नेशनल एंथम सुना है, नेशनल सॉन्ग सुना है, नेशनल एपिक क्या होता है? बेसिकली एपिक मीन्स अ लॉन्ग पोएम। तो अब आप समझ सकते हो ये इनकी नेशनल एपिक है, इसका ये तिब्बत की नेशनल एपिक है केसर सागा, पर इतनी पॉपुलर है इसको जो है लद्दाख में भी बड़े प्यार से मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग गाते हैं, और इतना इन्फ्लुएंस है तभी लद्दाख को जो है लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। चलिए केरला के बारे में पढ़ लेते हैं। केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लोकेटेड है इंडिया के, जैसा कि आप इंडिया के मैप में देखते हो सी इंडिया, तो ये आपका यहाँ पे ये केरला हो गया। इसके एक साइड सी है, इधर ओशियन हो गया, और इधर हिल्स हैं इसके, तो ये इन दोनों के समुद्र के और हिल्स के बीच में लोकेटेड है केरला। यहाँ पे पेपर अवेलेबल है, क्लाउज अवेलेबल है, कार्डमम। पेपर होता है काली मिर्च, क्लाउज होता है लौंग जो आप चाय में डाल के पीते हैं, और कार्डमम होता है इलायची। इलायची को भी जो है आप चाय में डाल के पीते हैं हम इंडियन लोग, दूसरे देशों वालों का पता नहीं किस में डालते हैं। तो ये स्पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और दूसरे देशों के जो ट्रेडर्स हैं स्पेशल स्पाइसेस के लिए ही केरला में आते थे। तो जूइश ट्रेडर्स आए, जूइश होते हैं जिनका रिलीजन होता है जुडाइज़म, तो ये ट्रेडर्स होते थे, ये केरला में आए। सबसे पहले यहाँ पे आए अरब ट्रेडर्स, अरब मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये भी दिखा रखा कि जीसस क्राइस्ट का एक अपोस्टल भी यहाँ पे आया जिसका नाम था सेंट थॉमस। अपोस्टल होता है डिसाइपल, मतलब जीसस का एक शिष्य यहाँ पे आया। जीसस ने जो है क्रूसिफिक्शन से पहले 12 अपोस्टल्स अपॉइंट किए थे कि आप जो है क्रिश्चियनिटी को दुनिया में फैलाएंगे। तो ये एक अपोस्टल यहाँ पे आगे इन्होंने क्रिश्चियनिटी यहाँ पे 2000 साल पहले स्टार्ट करी केरला के अंदर। तो आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ मुस्लिम मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, जूस मिल जाएंगे। तो केरला के अंदर जो है काफ़ी रिलीजन से गए लोग आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स यहीं पे सेटल हो गए थे, उन्होंने लोकल पॉपुलेशन के साथ शादी वगैरह कर ली थी, और इनका कल्चर काफ़ी मिक्सअप हो गया था। यहाँ पे फिर ये एक ट्रैवलर के बारे में बताया जिनका नाम था इब्न बतूता, जो एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर हैं। आप आगे जाके क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ोगे। ये 700 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है रिहला। इस रिहला बुक में इन्होंने ये मेंशन किया, ये जिक्र किया है कि केरला में काफ़ी सारे मुस्लिम्स रहते हैं, और यहाँ की बहुत ही रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, मतलब यहाँ के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वास्को डी गामा जो है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं वास्को डी गामा को, इन्होंने जो है सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का। इससे पहले इंडिया में जो ट्रेडर्स वगैरह जो आते थे यूरोप से या अरेबियन रीजन से, वो सारे लैंड रूट से आते थे, पर ये बंदा रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया, और उसके बाद से ही जो है इंडिया को कंट्रोल किया जो ब्रिटिशर्स ने, उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि उसके बाद जो है यूरोपियंस की लाइन लग गई थी सी रूट से। जो केरला के लोग हैं वो तरह तरह के रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं। जुडाइज़म है, जैसे जूस लोग होते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये सारे टाइप के लोग आपको केरला में मिल जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दीज हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ओनली दीज पीपल हैव कम, मतलब जो पुराने ज़मानों में जो पास्ट में अरेबियन ट्रेडर्स आए, जो अपोस्टल ऑफ जीसस आया, या आपके जू ट्रेडर्स आए, तो वो उनकी जो हिस्ट्री में वो इस तरीके से आए, तो आज उसी वजह से आपको केरला के अंदर इतना इन्फ्लुएंस मिलता है कि तरह तरह के रिलीजन्स को मानने वाले लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे चीना वालाज यूज़ किए जाते हैं। चीना वाला जो है फिशिंग नेट्स हैं, फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है वो, लेकिन ये बिल्कुल चाइनीज़ नेट के जैसे दिखते हैं, इस वजह से इनका नाम चीना वाला पड़ गया है। यहाँ पे एक बर्तन भी है जिसको
फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है सब्जी वगैरह को, दाल वगैरह को, उस बर्तन का नाम है चीना चट्टी। तो ये चाइनीज इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर दिखाता है, जो कि लद्दाख में भी पाया जाता है। यहाँ के लोग जो है राइस, फिश और वेजिटेबल्स को खाते हैं। यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं अगर आप इन दोनों रीजन्स को देखोगे, जैसे लद्दाख है और केरला, लेकिन इनके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है सेम टू सेम है कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी मिल जाएगी, वहाँ पे मुस्लिम्स मिल जाएंगे लद्दाख के अंदर, वहाँ पे बुद्धिस्ट पीपल मिल जाएंगे। सेम अबाउट केरला के अंदर भी आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे। और इस तरीके से ये कह रहे हैं कि चाहे इनकी जोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल दूर दूर है, इंडिया के एक टॉप पे है एक बॉटम पे है, पर जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं उसकी वजह से यहाँ का कल्चर काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ पे दोनों ही जगहों पे चाइनीज इन्फ्लुएंस मिल जाता है और अरब्स का भी इन्फ्लुएंस मिल जाता है, मतलब मुस्लिम्स का भी प्रभाव यहाँ पे, मुस्लिम कल्चर का यहाँ पे मिल जाता है। केरला की जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से यहाँ पे आप जो है स्पाइसेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो लद्दाख की जो लोकेशन है उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ वूल प्रोडक्शन ही पॉसिबल हो पाता है। देखो ऑक्यूपेशन अलग अलग है, पर फिर भी रिलीजियस और जो कल्चरल जो इनके प्रभाव हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से भी किसी भी जगह का कल्चर प्रभावित होता है। अगर हम आज की बात देखें तो आज भी हम एक जगह से दूसरी जगह से घूमते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के लोकेशन और कल्चर के हिसाब से हम अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। और अगर हम देखें हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में भी दूसरी कम्युनिटीज़ के, रिलीजन्स के लोग मिल जाएंगे। जैसे हम हिंदुओं के पड़ोस में कोई मुस्लिम रह रहा है, या जैसे अगर कम्युनिटी कास्ट की बात करें, किसी जाटों के नेबरहुड में कोई बनिया रह रहा है, तो वो भी डिफरेंट कम्युनिटी है, इनकी भी मेनली चीज़ें अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो अगर हम ऐसे अपने नेबरहुड में जो डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अगर उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर नो डाउट कितनी डाइवर्सिटी है, पर इतनी विभिन्नता होते हुए भी हम भारतवासी कहलाते हैं। और हमारी जो ये डाइवर्सिटी है ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। एग्जाम्पल आप फ्रीडम स्ट्रगल से ले सकते हो कि जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई पारसी था, कोई जाट था, कोई बनिया था, सभी तरह के जो है अलग अलग टाइप के लोग उन्होंने स्ट्रगल किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। एक सब ने मिल के कंबाइंड एक्शन प्लान बनाया अंग्रेज़ों के खिलाफ, मिलके वो जेल गए इकट्ठे। और ब्रिटिशर्स को ऐसे लगता था कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, हम इनको डिवाइड करके हम इनको रूल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हम अलग अलग चाहे बेसिक से हो, हम यूनाइटेड हैं और यूनाइट होकर आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फिर इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बता रखा है कि एक सॉन्ग दे रखा है आपकी बुक में छोटा सा। ये जो सॉन्ग है ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गाया गया था। जो जलियांवाला बाग मैसेकर में काफ़ी लोग मारे गए थे अंग्रेज़ों की गोलियों से, उनको सम्मानित करने के लिए ये गाना गाया जाता है। और ये गाना जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्क्राइब करता है इसमें, क्योंकि एक लाइन आई है कि हिंदू ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शेड टुगेदर, कि सबका खून जो है एक साथ वहाँ पे बहा था। मैं आपको ये बता दूं कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था। जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में। मैसेकर का मतलब होता है काफ़ी सारे लोगों को एक साथ मार देना। तो वहाँ पे हज़ारों लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज आया और उसने इसके गेट बंद करवा के सबके ऊपर गोलियां चलवा दी, इसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो इस घटना को जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। और ये जो जिसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है ये हैं शहीद उधम सिंह। ये जो उधम सिंह हैं इनके फादर इस मीटिंग में थे जिस पे अंग्रेज़ों ने गोलियां, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। इनके फादर की डेथ हो गई थी, तभी उस टाइम बच्चे थे, पर जब ये बड़े हो गए तो इंग्लैंड में जाके इन्होंने जनरल डायर को गोली से मारा था और फिर अपने आप को फांसी पे लटकवाया था। और इस वजह से इन उधम सिंह जी को भी शहीद उधम सिंह कहा जाता है। और ये जो सॉन्ग है
जो आपकी बुक में दे रखा साइड में, ये भी जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे, उनको सम्मानित करने के लिए ये सॉन्ग गाया जाता है। फिर साथ में थोड़ा सा आपकी बुक में बता रखा कि जितने भी ये सॉन्ग्स थे और सिंबल्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उभर के आए थे, ये आज भी हमें याद दिला देते हैं कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी का सम्मान करते थे। हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको भी हमने यूज़ किया अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कि आप नेशनल फ्लैग फहरा रहे हो, इसका मतलब आप अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इसने ये बोला है जवाहरलाल नेहरू ने कि इंडिया की जो यूनिटी है वो किसी ने बाहर से हम पे ज़बरदस्ती नहीं थोपी, ये हमारे अंदर ही है, बिल्कुल इसकी जड़ें गहरी हैं। और ये डाइवर्सिटी होते हुए भी हम काफ़ी टॉलरेंस दिखाते हैं सभी धर्मों के प्रति, सभी कस्टम्स के प्रति। और ये जो हमने हमेशा इस डाइवर्सिटी को एनकरेज किया है, इसको एक्नॉलेज किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दें, एक ही रिलीजन के लोग रहें, एक ही कास्ट के लोग रहें। हमने सभी डाइवर्सिटी को, तरह तरह के लोगों को, रिलीजन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे स्थान दिया है। ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये टर्म जो है इन्वेंट करी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसने इंडिया के लिए सबसे पहले ये टर्म यूज़ करी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा जो नेशनल एंथम है वो भी इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही डिस्क्राइब करता है, जिसमें देखो इन्होंने अलग अलग रीजन्स के नाम यूज़ किए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल्दी तरंगा। तो इसमें इसने अलग अलग रीजन्स को काउंट करके साथ में जो मेन रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो ये इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो हमारा इंडिया जो है इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे, जो मैंने एक एक्टिविटी तैयार करी है, गेम बेस्ड एक्टिविटी चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। अब जैसे आपके सामने वीडियो चल रही है, तो अगर आपको वो एक्टिविटी खेलनी है तो आप सबसे पहले ये देखोगे राइट बॉटम कॉर्नर में ये एक निशान है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने क्लिक करते ही वीडियो के नीचे ऐसे लिंक्स खुल जाएंगे, इनमें से किसी भी एक लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कोई कोड वगैरह नहीं भरना, आप सीधा यहाँ प्ले पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे, फिर से एक बार आपको ये बोलेगा कि क्लिक ऑन प्ले, एक बार और कर देना, बस फिर आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। क्रॉसवर्ड पजल है तो आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो चैप्टर से रिलेटेड उसके अंदर, और फिर यहाँ पे आपके मार्क्स और आपकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। अगर आपको ये जूम करना है इस एक्टिविटी को, तो ये सबसे टॉप वाला है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो ये बड़े बड़े आपको अक्षर दिखाई देने लग जाएंगे, और इस तरीके से आप जो है अपना चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो ये एक्टिविटी करके। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.